Hello everyone and welcome back to Join MNS Academy. The chapter which we are going to do today is electromagnetic waves. आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करने वाले हैं एंड इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, जहाँ पे हमारी माइक्रोवेव, यूवी रेज और बाकी सारी रेज हैं। जनरली उनके एप्लीकेशंस आते हैं और इस तरह से पूछ सकते हैं कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, देन किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और उसके बेसिस या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसके ऑर्डर के बेसिस में पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शंस दे दिए एंड विच ऑफ दिस हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सो मेजर क्वेश्चन जो आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आते हैं। बाकी हमने उसके अलावा भी जो भी टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते थे वो भी सब कवर किए हैं। तो आप इस चैप्टर को करना, बिकॉज ये चैप्टर छोटा है एंड जो भी क्वेश्चंस है वो आप इजीली कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स इसमें से नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर दूसरे। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और मेनली इसके एप्लीकेशन की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमने एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोस्टली यूज़ कहाँ होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। जो भी हमारे कम्युनिकेशन होता है या जो मोबाइल फ़ोन से है या जो भी हम बातें करें, ये सारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से ही कंप्लीट होता है। उसके अलावा इट हेल्प्स इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड हेल्प्स द पायलट फॉर स्मूथ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन होता है, मीन्स जो डायरेक्शन मिलती है जो पायलट को जब वो एक एरोप्लेन या कोई भी हेलीकॉप्टर कुछ भी चला रहा है, तो वहाँ पे जो भी डायरेक्शन मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही मिलती है और उसी की हेल्प से जो लैंडिंग होती है या फिर टेक ऑफ होती है एरोप्लेन की, वो स्मूथ होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं, लेज़र सर्जरी में। देन एक्सरेज भी हमारे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है और एक्सरे का तो यूज़ सबको ही पता है कि जब भी कोई फ्रैक्चर है या कोई भी बोन रिलेटेड चीज़ हमें चेक करनी है तो देन हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। देन रेडियो वेव्स है एंड जो भी हैं वो सब टेलीविज़न के लिए यूज़ होती है, जो भी हमारी ब्रॉडकास्टिंग होती है वहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ पासिंग व्हीकल्स। सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक चेकिंग के लिए भी, कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कम है, या उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ कंट्रीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। सो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है और कैसे हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं इसको एक मिनट चेंज करती हूँ, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ electromagnetic waves are coupled time varying electric and magnetic fields that propagate in space। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपोगेट करती है स्पेस में, मीन्स वो मूव करती है स्पेस में। एंड कपल्ड टाइम वेरिंग मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक साथ ही मूव करती है और एक साथ मूव करती है एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो भी कोई वेव है अगर वो टाइम के साथ वैरी कर रही है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो हम उस टाइप के वेव को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन भी हुआ। देन इसी पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग विद टाइम एंड इट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरिंग विद टाइम एंड इज़ इट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। सो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रही है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम से उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और ये दोनों प्रोसेस हमेशा चलते ही रहते हैं और ये दोनों चलते रहते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है और वो स्पेस में मूव करती रहती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन। सो जो ये अपर है, जो रेड पोर्शन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड जो ये ब्लू पोर्शन है वो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जो ये यहाँ पे एक वेव फॉर्म हुई है ये, एंड ये प्रोपोगेट कर रही है स्पेस में। एंड ये जो तीनों होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उसका वेव ऑफ प्रोपोगेशन है उसके बीच में 90 डिग्री है। देन जो वेव ऑफ प्रोपोगेशन
और मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये सारी हो गई एक दूसरे के परपेंडिकुलर। These these electric and magnetic field are time varying and coupled with each other when propagating together in space give rise to electromagnetic waves। ये अगेन जो उस लास्ट पॉइंट का ही एक्सटेंडेड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी कर रही है टाइम के साथ एंड प्रोपोगेट कर रही है स्पेस में। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑफ प्रोपोगेशन। सो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर है जो वेव ऑफ प्रोपोगेशन है उसकी डायरेक्शन से भी, जो स्पेस में जा रही है उसके साथ भी। सो यहाँ पे यही एक डायग्राम के फॉर्म में दिया है, बताया कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड सबके बीच में जो हमारा एंगल है वो है 90 डिग्री, और वो वेव ऑफ प्रोपोगेशन के पाथ के साथ भी परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ ईएम वेव। जो ईएम वेव है जो हमारी कैसे जनरेट हो रही है उसके बारे में है यहाँ पे। ईएम वेव्स आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट। सो जब भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट मीन्स वो अगर ऐसा ऐसा मूवमेंट कर रहा है तो उसके वजह से ईएम वेव्स जनरेट होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटिंग चार्ज वाइब्रेट्स विद जनरेट वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था वो वाइब्रेट कर रहा था, और वो वाइब्रेट कर रहा था तो उसके वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो जो उस इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं एंड हमारी ईएम वेव फॉर्म होती है। तो यही हमारे इस थर्ड पॉइंट में है, दिस बोथ vibrating electric and magnetic field give rise to EM waves. Then if the charge is at rest, electric field associated with charge will be static. There will be no generation of EM wave as electric field is not varying with time. So अगर हमारा कोई चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉन, मैंने वहाँ पे बोला था वो इलेक्ट्रॉन नहीं, वहाँ पे चार्ज होगा। वैसे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, बट हम उसे चार्ज बोलेंगे बिकॉज वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अभी ये मान लो ये हमारा चार्ज है, ये रेस्ट पे है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो बिकॉज ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है तो उसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगी, और अगर दोनों जनरेट नहीं हो रहे तो मीन्स हमारी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी या वो फॉर्म ही नहीं होगी। देन इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन द चार्ज इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो अगर कोई जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर वाइब्रेट कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एज द रिजल्ट अगेन देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेटेड। तो अभी क्या हो रहा है, जब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन जब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उसकी वजह से टाइम के साथ वो कांस्टेंट है, एंड अगेन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं हो रही है। दे शो डैट ओनली द एक्सेलरेटेड चार्ज, सॉरी फॉर वॉइस का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। दे शो डैट ओनली द एक्सेलरेटेड चार्ज अलोन कैन जनरेट वेव्स। ये जनरेट वेव्स यहाँ पे है, थोड़ा सा उस पार्ट में चला गया ग्रीन पार्ट में, इसलिए वहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, बट वहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटेड ईएम वेव्स। तो अगर हमें ईएम वेव जनरेट करानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारा जो भी चार्ज है वो एक्सेलरेटेड होना चाहिए, मीन्स वो हमेशा मूविंग होना चाहिए। अगर वो मूव नहीं करेगा तो हमारी ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ना मैग्नेटिक फील्ड, और ना ही वेव फॉर्म होगी, और ना ही वो प्रोपोगेट करेगी। सो हमारी एसेंशियल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी कि एक हमारा चार्ज, और वो चार्ज हमेशा मोशन में रहना चाहिए। द नेचर ऑफ ईएम वेव्स, EM waves are transverse in nature. Why we are saying that जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स है, बिकॉज वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड जो उसका वेव ऑफ प्रोपोगेशन है वो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसलिए हम EM वेव को कह रहे हैं वो ट्रांसवर्स वेव भी है। द ट्रांसफर वेव्स आर दोज in which direction of disturbance or displacement in the medium is perpendicular to the wave of propagation.
अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि ट्रांसवर्स वेव क्यों है, बिकॉज जो भी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या जो भी उसका मूवमेंट हो रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है वेव ऑफ प्रोपोगेशन के पाथ से। मीन्स जैसे हमारा ये यहाँ पे हमारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और ये था यहाँ पे हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही थी, तो ये तीनों एक दूसरे से एक परपेंडिकुलर थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी वेव ऑफ प्रोपोगेशन से, इसलिए हम इसे ट्रांसवर्स वेव कह रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये अगेन ट्रांसवर्स वेव के लिए ही यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया था, सॉरी, हाँ। In case of EM waves, the propagation of wave take place along x-axis. Electric and magnetic field are perpendicular to the wave of propagation. So जो wave propagate कर रही है वो x axis पे कर रही है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारी वेव प्रोपोगेशन है वो x एक्सिस पे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस पे है, एंड जो हमारी z पे है वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो वेव ऑफ प्रोपोगेशन है वो x एक्सिस पे है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है जो y एंड z एक्सिस पे है। बिकॉज ऑफ दिस EM वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव इन नेचर, एंड बिकॉज वो परपेंडिकुलर है, अगेन सेम थिंग, उसके वजह से ही हम उसे ट्रांसवर्स वेव कह रहे हैं। एनर्जी ऑफ EM वेव्स, एज द EM वेव्स प्रोपोगेट दे कैरी एनर्जी। Energy in EM wave is partially carried by electric and partly by magnetic field. So अब EM wave जो है वो मूव कर रही है और जो उसमें चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी है, और वो जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है एंड कुछ पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पास है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बाद तो वो एक पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएगा एंड देन हमारी वेव अगेन ज़ीरो हो जाएगी और वो प्रोपोगेट नहीं करेगी। नो मटीरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर EM वेव्स। EM वेव्स रिक्वायर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोपोगेट। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड EM वेव्स है उसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मीन्स उसे ग्लास या फिर एयर वैसा कोई स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती है। EM वेव के लिए सिर्फ नेसेसिटी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। इफ़ मीडियम इज़ प्रेजेंट देन वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/√μ and e। सो जो हमारी EM वेव है उसकी वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है, तो उसमें म्यू जो है वो है परमेएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड ई इज़ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो अगर EM वेव का कोई न्यूमेरिकल आया जहाँ पे आपसे वेलोसिटी अगर पूछा गया तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि क्या है फॉर्मूला। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है ये, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको इरेज करके, तो ये हमारा वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/√μ एमिसिविटी। सो इसको एप्साइलन है, ये साइन को एप्साइलन कहते हैं, और ये परमिटिविटी के लिए है एंड म्यू इज़ फॉर परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। सो जो भी आपको न्यूमेरिकल आएगा उसमें हो सकता है आपसे वेलोसिटी पूछी जाए और ये दोनों जो भी चीज़ें हैं म्यू एंड एप्साइलन ये गिवन हो, या फिर कोई भी एक मिसिंग होगा ना, आपसे वेलोसिटी या फिर कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं। तो ये एक हो सकता है न्यूमेरिकल, बट ये इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आता, बट फिर भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज EM वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। अब EM वेव्स के लिए हमने एनर्जी तो देखा कि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी किसके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है, एंड कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी है जो है मैग्नेटिक फील्ड के पास है, एंड उसके पास मोमेंटम भी होता है। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन EM वेव्स इज ET इज इक्वल टू E²/ε0 partially carried by electric field and partially by a magnetic field. So ET is E total energy. So जो भी एनर्जी जो पूरी स्टोर कर रही है उसके लिए यहाँ पे ये गिवन है E²/ε0। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें टोटल एनर्जी निकालनी हो EM वेव की, बट इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसलिए हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड नहीं किया है। एज EM वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, it becomes important property of the
प्रॉपर्टी फॉर इट्स प्रैक्टिकल पर्पस। सो जो भी अब बिकॉज इसके पास एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों हैं, इसी की वजह से इसका एप्लीकेशन बहुत है हमारे लिए। और जो भी वो एप्लीकेशन था वो कम्युनिकेशन में ज़्यादा था, वॉइस कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स, टेली कम्युनिकेशन एंड रेडियो। सो मेजरली तो जो मैक्सिमम EM वेव का वर्क है वो कम्युनिकेशन में ही है। उसके अलावा भी हम बाकी जगह पे यूज़ करें, जैसे कि ट्रैफिक के लिए एंड कहीं कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी चेक किया जाता है, देन मेडिकल पर्पस में भी कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो वो सब मैंने ऐड किया है, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ ये मेजरली इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, तो अभी ये यूज़ हो रहा है मेजरली फॉर कम्युनिकेशन। जो EM वेव्स है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। दे कैरी एनर्जी मोमेंटम, दे एक्सर्ट प्रेशर। बिकॉज अब उसके पास मोमेंटम है तो उसके पास प्रेशर भी होगा, और उस जो प्रेशर होता है EM वेव्स का उसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। सो ये हो सकता है ये आपसे एक MCQ में पूछ लिया जाए कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय EM वेव इज़ नोन एज, कुछ भी ऑप्शंस में दे सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ये करेक्ट करना पड़ेगा, इट इज़ रेडिएशन प्रेशर। देन यहाँ से आ गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही हमने ज़्यादा डिटेल में रखा है, बिकॉज यहाँ से ही चांसेस है ज़्यादा क्वेश्चन आने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ EM वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो भी वेव्स हैं हमारी EM वेव्स, हमने उनको क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन वेवलेंथ EM वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। द क्लासिफिकेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो जो EM वेव्स है हमने उसको वेवलेंथ की बेसिस पे क्लासीफाई किया है, एंड जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वेवलेंथ के बेसिस पे ही हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये रहा वेवलेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, तो इस क्लासिफिकेशन को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। एंड इसमें सबसे पहले कौन सी वेव आ रही है, जो सबसे पहले आ रही है वो रेडियो वेव है, एंड जो सबसे लास्ट है वो है गामा रेज। सो जो रेडियो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, एंड जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम है या फिर वो शॉर्टेस्ट है। बिकॉज जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो जो भी वेव है, जिस वेव का वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो शॉर्टेस्ट होगी या फिर शॉर्टर होगी, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे सारी वेव्स की हमने अच्छे से वेवलेंथ क्या है वो वेवलेंथ लिखा है। सो सबसे पहले जिसकी सबसे लॉन्गर वेवलेंथ है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स जो ये फर्स्ट है ऊपर रेडियो वेव है ये सबसे लॉन्गेस्ट वेव है, एंड जो गामा रेज है ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इसकी। तो जो रेडियो वेव्स है देन फर्स्ट है रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। सो जो ये वेव्स है कभी कभी इन वेव्स की जो वेवलेंथ है ये भी पूछ ली जाती है, तो आप इस वेवलेंथ को भी याद कर लेना, बिकॉज हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप याद कर लेना। एंड अब जो भी ये वेव्स हैं ये इनके फंक्शंस क्या है या जो इसके एप्लीकेशन क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके एप्लीकेशंस को हमने आगे स्लाइड्स में ऐड किया है, उन एप्लीकेशंस को आप अच्छे से समझना। सो फर्स्ट इज रेडियो वेव। रेडियो वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर। सो रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये भी अगेन EM वेव की तरह ही प्रोड्यूस हो रही है। जैसे EM वेव में हमारा चार्ज मूव कर रहा था तो उसके वजह से फॉर्म हो रहा था, वैसे ही हमारा अगेन रेडियो वेव भी कैसे फॉर्म हो रहा है, जब हमारा एक चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, वो मूव कर रहा है वायर्स के बीच में, जो कंडक्टिंग वायर है उसके बीच में। जो रेडियो वेव है उसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ है, रेडियो वेव्स में। और रेडियो वेव्स कहाँ यूज़ होती है, रेडियो वेव्स यूज़ होती है हमारे रेडियो टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एंड मोबाइल में फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेवलेंथ क्या है, उसका वेवलेंथ है वो 0.1 मीटर से लेस है, मीन्स जो उनकी वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है जो भी हमारी बाकी जो वेव्स थी उनके कंपैरिजन में। देन रेडियो वेव्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बैंड्स। तो जो रेडियो वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमने और भी उसको क्लासिफाई किया है डिफरेंट बैंड्स में। जो फर्स्ट है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और AM बैंड। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 530 किलो हर्ट्ज़ टू
1710 किलोहर्ट्ज़। जो ये फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और जो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव्स है, जो रेडियो वेव्स का जो एक टाइप है, ये एफएम चैनल्स के लिए यूज़ होता है। जो जनरली एफएम सुनते होंगे, जो रेडियो है उसमें ये वाली वेव्स यूज़ की जाती है, जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स कहते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड है जो क्लासिफिकेशन है उसको हम शॉर्टर वेव बैंड कहते हैं। इस वाले को एएम बैंड या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड कहते हैं, फर्स्ट वाले को। देन सेकंड वाले को कहते हैं शॉर्ट वेव बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है अप टू 54 मेगाहर्ट्ज़। देन उसके बाद है टीवी वेव बैंड्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 54 मेगाहर्ट्ज़ टू 890 मेगाहर्ट्ज़। सो जो टीवी में यूज़ होती है वो होती है ये वाली बैंड, और उसके बाद से जो रेडियो के लिए यूज़ होती है वो एएम बैंड होती है, उसकी भी यहाँ पे वेवलेंथ है। यहाँ से इसके बारे में भी आप ध्यान रखना कि रेडियो वेव्स में कौन सी टाइप की वेव्स होती है, कौन सी 3 टाइप की उसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस है। देन जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो एफएम में यूज़ होती है, वो जनरली उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। उसके अलावा एक और बैंड होता है जिसको हम कहते हैं यूएफएच बैंड, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। जो ये टाइप की बैंड होती है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? यूज़ हो रहा है हमारे ये वॉइस कम्युनिकेशन में, जो सेल फोन्स में है। बिकॉज जो भी हम कॉल करते हैं वो तो अब किसी सिग्नल के थ्रू तो ट्रांसमिट नहीं हो रहा ना, मीन्स वायर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो रहा, वो सिग्नल के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, और वो सिग्नल रेडियो वेव्स की फॉर्म में जाता है। यहाँ पे ये एक डायग्राम है एंड इसमें सारे टावर्स लगे हुए हैं, टावर्स के थ्रू ही जा रहा है, कैसे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे एक रफ डायग्राम है, ये पूरा डिटेल नहीं है, बट आप इसको समझ सकते हो कि हाँ वो हमारे जो अब बहुत सारे टावर्स लगे हैं, यहाँ पे कहाँ से सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। सो ये 5 टाइप की यहाँ पे क्लासिफिकेशन है रेडियो वेव्स की। उस लास्ट स्लाइड में 3 थी एंड यहाँ पे 2। तो ये रेडियो वेव का एप्लीकेशन हुआ एंड कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, देन कौन सी फ्रीक्वेंसी की यूज़ की जा रही है, उसके बारे में यहाँ पे आपने पूरा देख लिया। देन अब सेकेंड टाइप ऑफ वेव्स है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। जो माइक्रोवेव्स है उसका वेवलेंथ शॉर्ट है रेडियो वेव से। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारी जो वैक्यूम ट्यूब्स होती है, स्पेशल टाइप की वैक्यूम ट्यूब्स होती है, उसके वजह से हमारा ये प्रोड्यूस होता है। दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स, रडार सिस्टम, इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। सो जो माइक्रोवेव्स है ये तो फर्स्टली ये माइक्रो ओवन में यूज़ होता है, ये तो सबको ही पता होगा। देन उसके अलावा ये जो रडार सिस्टम है, ये रडार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं रडार सिस्टम में यूज़ होती है। सो जो रडार टेक्नोलॉजी है उसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है ये रडार टेक्नोलॉजी, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। टू मैनेज एयर ट्रैफिक द पायलट शुड नो एनी अदर एरोप्लेन इज़ प्रेजेंट नियर बाय और नॉट। सो जो ये माइक्रोवेव्स होता है, इसकी हेल्प से जो भी हमारा पायलट होता है वो चेक करता है एयर में कि वहाँ पे कोई आसपास उसके प्लेन और कोई फ्लाई तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई बर्ड वगैरह होती है उसको भी हम इस रडार टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिटेक्ट कर पाते हैं। और जब वो भी जो भी पायलट है वो डिटेक्ट कर सकता है तो वो अपनी प्लेन को वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कब उसने लैंड करना है या फिर कब उसको टेक ऑफ करना है। एंड ऑल्सो वो क्लाइमेट कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली भी अपने आप को टेक ऑफ या लैंडिंग को मेंटेन कर सकता है। तो एयर ट्रैफिकिंग में हमारा रडार टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। देन ये एक डायग्राम है कि कैसे हो रहा है कि जो ये एंटीनाज हैं ये फिक्स्ड हैं एंड इसके यहाँ पे इस एंटीना की वजह से रडार टेक्नोलॉजी से हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे ये जो सिग्नल्स निकल रहे हैं उसकी वजह से हमें डिटेक्ट होगा कि ठीक है हाँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो हमें हमारे मॉनिटर सिस्टम पे बताएगा कि हाँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको। तो हम उसे जब हमें पता चल गया कि हाँ हमारे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा मान लो यहाँ पे हमारा प्लेन है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ही इसको हम टेक ऑफ करेंगे कि ये कब जाए ताकि ये इसके साथ टकरा ना जाए या फिर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। देन स्पीड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। अब जैसे मैंने कहा था कि ये व्हीकल्स के लिए भी यूज़ होता है, कि नॉर्मल ट्रैफिक के लिए भी यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो वैसे ही हम उसकी स्पीड भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर कोई बहुत सारे हमारे रोड पे व्हीकल्स जा रहे हैं
तो हमें तो पता है कि हाँ अगर ये इतनी स्पीड से गया, मीन्स मान लो कोई भी वहाँ से व्हीकल गया एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, तो हमें पता है कि ये 7 किलोमीटर पर आवर ये नॉर्मल स्पीड है। अगर कोई भी वहाँ से व्हीकल उसकी स्पीड से 7 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ से पास थ्रू हो गया, जहाँ पे हमने ये अपना रडार सिस्टम लगाया, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसने बहुत जल्दी पास कर लिया हमारे रडार का एरिया, मीन्स इसने फास्ट यूज़ किया होगा, या फिर अपना व्हीकल्स बहुत जल्दी स्पीड से चला के लेके गया यहाँ से, तभी वो इस एरिया को जल्दी कवर करके निकल चुका है। तो हम वहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसने ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक किया है, या फिर यहाँ पे व्हीकल ज़्यादा है, यहाँ पे पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा हमारे व्हीकल्स है, तो यहाँ पे हमें हो सकता है कि ट्रैफिक को निकलने में या व्हीकल्स को वहाँ से जाने में टाइम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रैफिक मेंटेन कर सकते हैं। देन सैटेलाइट ट्रैफिकिंग। तो सैटेलाइट ट्रैफिकिंग में भी जैसे कि हमारे सैटेलाइट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, तो अगर स्पेस में बाकी कोई कंट्री का जैसे कि सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये रडार सिस्टम की वजह से हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ एक और कंट्री का या फिर हमारा ही कोई दूसरा सैटेलाइट है, वो कब हमारे आसपास रोटेट कर रहा है, या फिर कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हम उसको चेक कर सकते हैं। देन फॉर मिलिट्री पर्पस इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एनिमीज एंड वेपन्स। सो जैसे कि रडार सिस्टम है, अगेन अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो भी हमारे पर्सन है वो पीछे से वॉल के पीछे से ही छुप के, मीन्स वो आगे ना जाके भी चेक कर सकते हैं रडार सिस्टम की हेल्प से कि हाँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर एनिमी है या वेपन है, कैसा भी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देन उनके लिए ये बहुत लाइफ सेविंग हो जाता है। देन माइक्रोवेव्स का और भी एप्लीकेशन है। ये माइक्रोवेव्स का जो एप्लीकेशन है, माइक्रोवेव में कैसे वर्क करता है प्रॉपर, ये माइक्रोवेव के बारे में ही पूरा है कि माइक्रोवेव ओवन में कैसे माइक्रोवेव्स एक्ट करते हैं। तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि जो माइक्रोवेव्स हैं उसका स्मॉलर वेवलेंथ है, तो वो क्या होता है कि जो भी फूड में वाटर या फिर फैट, शुगर या जो भी कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे गिवन है, दे हैव स्मॉलर वेवलेंथ, दे गेट एब्जॉर्ब बाय वाटर, फैट एंड शुगर। शुगर को ही कार्बोहाइड्रेट बोला है। देन द माइक्रोवेव गेट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड द फैट मॉलिक्यूल्स। सो जो वेवलेंथ है, जो शॉर्टर वेवलेंथ है हमारी माइक्रोवेव्स की, वो एब्जॉर्ब हो जा रही है वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स की वजह से। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड मटेरियल विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली विथ सम फ्रीक्वेंसी। अब बिकॉज उसने वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसकी वजह से उसको कुछ एनर्जी मिल गई है, और उस एनर्जी की वजह से वो रैंडमली मूव करने लग जाएगा। दिस इज सेम एज प्रोवाइडिंग सम वेव टू फूड मटेरियल with the same frequency with which the molecule start vibrating। सो जैसे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को हम एनर्जी देते हैं विद वेव की फॉर्म में, तो वो मूव करने लग जाता है। वैसे ही फूड के केस में भी हो रहा है कि हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की तो वो मूव करने लग गया। तो अब बिकॉज वो मूव करने लग गया रैंडमली, तो जो भी हम बाहर से हम उसको वेव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके वजह से, मूवमेंट की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो जा रही है, और ये हीट जो है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पूरे माइक्रोवेव के जो फूड है उसके अंदर घूमते जा रहे हैं, बिकॉज उसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस जो हम वेव्स है वो देते जा रहे हैं, तो उसको एनर्जी कंटिन्यूस मिल रही है, तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है। और बिकॉज ये पूरा मूव कर रहा है और जो मॉलिक्यूल्स है वो थ्रू आउट घूमते हैं पूरे, जितना भी हमने कंटेंट रखा है, तो उसकी वजह से जो हमारा फूड है वो पक जाता है एट द एंड। सो ये माइक्रोवेव में कैसे हो रहा है आप समझ गए होगे अभी। और माइक्रोवेव में ये कैसे होता है, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है कंडक्शन एंड देन होता है एक्साइटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 2 प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा फूड हीट होता है और वो पक जाता है। इट हैपन्स व्हेन एनीथिंग इज़ हीटेड ओवर गैस बर्नर। तो कंडक्शन में क्या होता है कि जो अब हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, ये हीट हो गया, मान लो यहाँ पे ये है, तो ये क्या करेगा, ये जो हीट को है वो इस वाले मॉलिक्यूल को देगा, देन इस वाले मॉलिक्यूल को देगा, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पास ऑन करते रहते हैं, तो वो जो हीट है वो यूनिफॉर्मली पूरे जगह पे फूड में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। एंड देन एक्साइटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही है कि हमने उसको माइक्रोवेव प्रोवाइड किया जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिली, और वो एनर्जी की वजह से ही मूव कर रहा है और वो फूड जो है वो कुक हो जा रहा है। सो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें देख सकते हो कि जो भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसने क्या किया, उसने जो माइक्रोवेव हमने दी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और एक्साइट होकर मूव करने लग गया है यहाँ पे इस डायग्राम में। एंड देन यहाँ पे हीट ऑफ कंडक्शन से कि वो एक दूसरे को दे रहे हैं और पूरे इसमें जहाँ पे भी हमारा फूड है उसमें मूव कर रहे हैं। एंड ये जो बाहर है ये पूरी EM वेव है जो इस यूटेंसिल के अंदर जाके जो भी वेव है उसको पास कर रही है।
देन नेक्स्ट है इंफ्रारेड. इंफ्रारेड वेव्स ऑफन नोन एज हीट वेव एज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज़. सो जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती है हॉट बॉडीज से, इसलिए हम उसको हीट वेव्स भी बोलते हैं. तो इंफ्रारेड वेव्स जो है वो सन से भी प्रोड्यूस होती हैं, और सन भी एक हीटिंग बॉडी है, मीन्स सन से भी बहुत ज़्यादा लाइट और हीट निकलती है. देयर वेवलेंथ इज लेसर देन बोथ रेडियो एंड माइक्रोवेव्स. दे रेडिली गेट एब्जॉर्ब बाय वाटर. सो जब हमारी इंफ्रारेड वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है रेडियो वेव से और माइक्रोवेव से, और इंफ्रारेड वेव्स जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं वाटर से. अब इसके बाद से यहाँ पे एप्लीकेशन है इंफ्रारेड वेव्स का. तो इंफ्रारेड लैम्प्स होते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर, एलईडी जो रिमोट में होती है वहाँ पे भी इंफ्रारेड होती है, एंड उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये मेनली इंफ्रारेड वेव्स के वजह से ही होता है. जो फायर होती है, फायर गिव्स आउट बोथ विजिबल लाइट वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स. द लाइट रेज आर विजिबल टू अस बट द इंफ्रारेड वेव्स कांट बी सीन बाय ह्यूमंस. सो जो अगर हम कहीं पे आग भी जलाते हैं तो आग से भी इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं. जो लाइट निकलती है वो तो विजिबल है ह्यूमन के लिए, बट जो इंफ्रारेड है वो ह्यूमन से नेकेड आई नहीं दिखती है. जो उसके अलावा जो इंफ्रारेड लैम्प्स है, ये इंफ्रारेड लैम्प्स वॉशरूम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके अलावा जो इंफ्रारेड लैम्प है उसको हम फूड को हीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो पुराने ओवन टाइप के सिस्टम होते थे, कहीं कहीं आप शॉप में देखोगे कि एक छोटा सा उन्होंने केबिन टाइप का बनाया होता है एंड वहाँ पे बल्ब जला रहता है कि फूड कंटिन्यूसली गर्म रहे. तो जो बिकॉज वहाँ पे भी हीट डेवलप हो रही है, और हीट डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से वहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स फॉर्म हो रही है, एंड वो इंफ्रारेड वेव्स फूड को हीट अप करने में हेल्प करती हैं. देन इंफ्रारेड वेव्स का कहाँ कहाँ पे फर्दर और एप्लीकेशन है, तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है. When we switch on TV with help of remote, there is LED both on TV and on remote. The signal get transferred from remote to TV via infrared waves. So जो अब हम टीवी का रिमोट होता है और टीवी होता है, दोनों में वहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स की वजह से ही जो कम्युनिकेशन है वो हो पाता है. और वायरलेस कम्युनिकेशन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स ही होता है. देन इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो ग्रीन हाउस में भी बहुत ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है. और वो कैसे बढ़ाती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एन एटमॉस्फेरिक हीटिंग फिनोमिना दैट अलाउज इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू पास थ्रू बट ब्लॉक्स द हीट रेडिएटेड बैक फ्रॉम द हीट अर्थ सर्फेस. सो जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो कहाँ से निकलती है? कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट से. तो जो भी सन है, सन से जो भी लाइट आती है वो अर्थ पे आती है, उसका कुछ परसेंट अर्थ एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो है वो रेडिएट कर देता है, मीन्स वापस वो उसको रिलीज़ कर देता है. बट हॉट ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट इंफ्रारेड वेव्स. अर्थ विल re-radiate the infrared waves. When these infrared waves try to go out of the atmosphere, they get trapped by greenhouse gases which are CO2, CH4, water vapor. सो अभी जो इस सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में तो वही है जो मैंने आपको बताया कि जो हॉट ऑब्जेक्ट्स है वहाँ से इंफ्रारेड वेव्स आ रही हैं, जैसे कि सन है, सन से इंफ्रारेड वेव्स आ रही हैं. सो जो अर्थ है उसका सन की जो रेज आ रही है उसका कुछ पोर्शन अपने पास एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड बाकी को रेडिएट कर दे रहे हैं. बट जो इंफ्रारेड वेव्स हैं जब वो अर्थ पे आ रही है तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है हमारी, जैसे कि CO2, CH4 एंड वाटर वेपर्स, उनको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. तो जब ये गैसेस एब्जॉर्ब कर ले रही है इंफ्रारेड वेव्स को, तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. एंड जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, बट जो ये गैसेस एब्जॉर्ब कर ले रही है इंफ्रारेड वेव को, हम उस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. देन विजिबल और लाइट रेज. लाइट वेव्स आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ EM वेव्स. सो ये जो वेव्स है विजिबल लाइट और लाइट रेज, इनको लाइट रेज भी कहते हैं. ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ EM वेव्स है. इनकी जो वेवलेंथ का रेंज है वो है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14. सो जो हमें नॉर्मल आइज से जो वेव्स दिखती है वो विजिबल ही होती हैं. इसी की वजह से हम जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हैव कंपाउंड आइज ड्यू टू विच दे see not only visible but also ultraviolet rays.
सो जो हमारे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास कंपाउंड आई होती है, जैसे कॉकरोच में आपने पढ़ा होगा कि कॉकरोच की जो आइज़ होती हैं उसको हम कंपाउंड आई कहते हैं। सो उसकी वजह से वो क्या, जो विजिबल लाइट है उसको तो देख पाते हैं, उसके अलावा जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको भी देख पाते हैं। और जो स्नेक्स हैं वो स्नेक्स इंफ्रारेड वेव्स को भी देख पाते हैं। तो ये विजिबल के बारे में 2-3 चीज़ें थी। और विजिबल जो है लाइट रेज है उनका मेनली फंक्शन यही है कि बिकॉज ऑफ विजिबल वेव्स और विजिबल लाइट हम जो हमारे आसपास सराउंडिंग की चीज़ें हैं हम उसको देख पाते हैं। द नेक्स्ट इज यूवी रेज। इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 4 into 10⁻⁻7 मीटर डाउन टू 6 into 10⁻⁻10 मीटर। सो ये रेंज है वेवलेंथ की ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज और यूवी रेज। द यूवी रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प एंड वेरी हॉट बॉडीज़। सो जो यूवी रेज है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप के लैम्प्स होते हैं, उससे प्रोड्यूस होता है। एंड उसके अलावा हॉट बॉडीज़ लाइक सन से होता है। जो ये यूवी रेज होती है इसको हम जो जहाँ पे स्टरलाइजेशन होता है, जो लैब में बहुत सारा काम होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जर्म्स मर जाते हैं। बट अगर यूवी रेज ह्यूमन के ऊपर आती है तो देन वो कैंसर कॉजिंग और बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती हैं। यूवी रेज हैव हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन। जैसे मैंने बताया यूवी रेज कैंसर कॉज करती है, उसमें यूवी ए, यूवी बी, यूवीसी ऐसे 3 टाइप्स होते हैं, तो उसमें से वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। यूवी लैम्प्स आर यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरीफायर्स। सो जो ये यूवी लैम्प के बारे में बात की थी कि जो जहाँ से निकलता है यूवी रेज, तो ये वाटर प्यूरीफायर्स में जनरली यूज़ किए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे जो जर्म्स होते हैं वाटर में ये किल कर देता है। उसके अलावा जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर में या फिर कोई भी जो लैब का मैक्सिमम वर्क होता है जहाँ पे हमें अपने इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इनको क्लीन करते हैं और उसके बाद स्टरलाइज करते हैं विथ अल्कोहल, और उसको हम रख देते हैं थोड़ी देर यूवी लाइट के प्रेजेंस में, जिससे कि जो जर्म्स है अगर वो अल्कोहल से नहीं मरे हैं या फिर वहाँ से हटे नहीं है तो वो यूवी रेज की वजह से मर जाते हैं। देन यूवी रेज हेल्प इन लेज़र असिस्टेड आई सर्जरी as UV rays have short wavelengths so they can be focused into narrow beam of light। so जो UV rays हैं उनका एक मेडिकल एप्लीकेशन है, वो है लेज़र असिस्टेड आई सर्जरी। तो जो आई सर्जरी होती है वहाँ पे लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। जो यूवी रेज है उसका शॉर्टर वेवलेंथ है, उसकी वजह से हम उसे एक स्पेसिफिक बीम के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, जैसे कि ये यहाँ पे एक डायग्राम है, तो इसमें ये ह्यूमन का एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल होता है उसको ह्यूमन की स्किन में डालते हैं। उसके बाद जो यूवी लाइट है उसको एक बीम के फॉर्म में हम उस स्किन के ऊपर डालते हैं जहाँ पे हमने अपना ये नैनो पार्टिकल किया। बिकॉज ये एक टारगेटेड जगह पे जाए उसके लिए हमने ये जो अपना गोल्ड नैनो पार्टिकल है ये इसलिए डाला कि वो हमारा जो नैनो पार्टिकल है वो हमारा टारगेट की तरह एक्ट करता है। तो जहाँ पे हमारा टारगेट होगा वहीं पे ये लाइट फोकस होके जाएगी और जो भी वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। देन यूवी रेज fall on skin of humans, then it leads to production of pigment called melanin which cause tanning of skin। तो जो UVA, UVB एंड UVC है तो उसमें से जो 2 टाइप्स की हैं उसमें से वो 2 टाइप्स कैंसर कॉज करती हैं और वो ज़्यादा जब आती हैं तब करती हैं, और अगर एक लिमिट के बाद आती है तब वो कैंसर कॉज करती है। और जब हम वैसे भी सन में जाते हैं नॉट ओनली यूवी रेज या जो भी रेज हैं उसके वजह से टैनिंग होती है। तो जो टैनिंग है उसको रिमूव करने के लिए भी यूवी रेज को हम यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सरे। एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्सरे जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, हम कोई भी एक मेटल टारगेट लेते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं, तो उसके बाद जो रेज निकलती है उसको हम एक्सरेज कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल। एक्सरे हैव लेसर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू ऑल वेव्स। सो जो एक्सरे है उसको तो जनरली डायग्नोस्टिक के लिए एक्सरे करके हम बोन्स वगैरह का चेक करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है एक्सरेज का, बिकॉज उनकी वेवलेंथ छोटी है उसके वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सरे कैन ईजिली पेनिट्रेट इनसाइड द स्किन लो डेंसिटी मटेरियल। इट आइदर रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब द हाई डेंसिटी मटेरियल लाइक बोन। सो जो स्किन है वो लो डेंसिटी है बिकॉज जो हमारी बॉडी है उसका 70% वाटर है, तो जो भी वो मसल्स है और बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे वाटर है, और जो बोन्स है हमारी वहाँ पे कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं मिनरल्स, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है।
जब हम एक्सरे करते हैं तो जो बाकी हमारा स्किन या बॉडी का जो लो डेंसिटी पार्ट है वो क्या करता है, एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हाई डेंसिटी है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो उसकी वजह से जब हम एक्सरे लेते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है कि हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर प्रॉपरली दिखता है। तो जो बोन्स है वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो रेडिएट कर देती हैं, इसलिए हमें वाइट सा ये बोन्स का स्ट्रक्चर दिखता है। और जो मसल और फैट है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उसकी वजह से हमें जहाँ पे हमारा मसल पार्ट है वहाँ पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है जब हम एक्सरे करते हैं। इन एक्सरे बोन्स लुक डार्कर एंड लाइटर एरिया स्किन। तो जो लाइटर एरिया दिखता है जो एक्सरे का, वो हमारी स्किन होती है, बिकॉज उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है और बोन की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो डार्क दिखती है वाइट के शेप में। वो ऐसा नहीं है कि बिकॉज हमारी बोन्स और बोन्स का कैल्शियम है इसलिए वाइट दिख रहे हैं, क्योंकि एक्सरे जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है हमारी बोन्स, इसलिए वो डार्क दिखती है, और स्किन एब्जॉर्ब कर ले रही है इसलिए वो लाइटर दिखती हैं। देन एक्सरे इज़ यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। In cancer, there is unwanted growth of cells. In order to treat cancer, the abnormal growth of cell should be stopped. So क्या होता है, कैंसर जो होता है वो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल होता है, तो हम एक्सरे का भी यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं। और वो कैसे होता है कि जो एक्सरेज होता है, हम एक्सरे को भी अगेन क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारा टिश्यू डैमेज है वहाँ पे उसको बीम के फॉर्म में अगेन डालते हैं, और जब वो बीम की फॉर्म में जाता है तो जो वहाँ पे भी एबनॉर्मलिटी है या जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको किल कर देता है। एंड जो वो हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ है वो किल हो जाता है, तो वो अगेन फिर डिवाइड नहीं करता और फर्दर बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता है। द नेक्स्ट इज गामा रेस। गामा रेस आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑल्सो एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। सो जो गामा रेज है वो जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिलीज़ होती हैं, उसके अलावा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से भी रिलीज़ होती हैं। और जो गामा रेज है उसको भी हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। देन ये एक डायग्राम है कि जो गामा रेज है वो कैसे वर्क करती है। गामा रे ऑल्सो हैव स्मॉल वेवलेंथ, सो दे हेल्प टू किल द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड लिविंग सेल्स विच ग्रो व्हेन द बॉडी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो जो गामा रेज है उसकी भी वेवलेंथ कम होती है, तो अगेन हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू किल द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल और द अनवांटेड सेल। तो ये क्या है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये पेशेंट है, उसको हमने जैसे सिटी स्कैन की मशीन होती है उसकी तरह ही हमने एक मशीन के अंदर डाला है, जहाँ पे उसका बाकी जो बॉडी पार्ट है वो गामा रेज के कांटेक्ट में ना आ पाए, सिर्फ हेड में है। इसमें हेड के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे डायग्राम में कि यहाँ पे उसके ब्रेन में यहाँ पे देख सकते हो ये रेड जो मार्क है वो ट्यूमर है। तो ये क्या किया है, जो बाकी जो स्पेस है वहाँ पे हेलमेट है, जिसकी वजह से बाकी जो हमारा ऑर्गन्स है ब्रेन के वो अफेक्ट ना हो। और यहाँ से हम अगेन बीम की फॉर्म में गामा रेज को डालते हैं, जो उसके हेड में या फिर जो वहाँ जहाँ पे उसका ब्रेन में टिश्यू है, जहाँ पे हमारा ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल है वहाँ पे जाता है, और ये सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल को, जिसकी वजह से उस कैंसरस सेल की फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। एंड हम जो पेशेंट है या जो सफ़र कर रहा है इस डिसीज़ से, उसको हम इससे रिमूव कर सकते हैं उसकी बॉडी के थ्रू, उसकी बॉडी से हम इसको सेल को मार देते हैं, जिसकी वजह से वो अब कैंसरस पेशेंट नहीं रहते हैं। So thank you for watching this video. I hope you like this video and you will able to do all the questions related to this waves, and please do this chapter because this is a very important chapter and it's a scoring chapter also.